केदारनाथ एक ऐसी जगह जो कि एक रूहानी सफर है। तो मैं बद्रीनाथ से केदारनाथ की ओर बढ़ी, पर उससे पहले मैं वीरा इस पॉडकास्ट में अपनी बुक इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा के एक एक एपिसोड को आप तक पहुंचा रही हूँ। अब तक मैं आपको 3 जगहों की सैर करा चुकी हूँ। पिछली बार हम बद्रीनाथ में थे, है ना? तो अब बद्रीनाथ से हमारा सफर आगे बढ़ रहा है केदारनाथ की ओर। एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ आपकी रूह महसूस कर सकती है। केदारनाथ त्रासदी के बावजूद केदारनाथ का करिश्मा कम नहीं हुआ है। केदारनाथ इज लाइक एन अल्टीमेट प्लेस। तो जब बद्रीनाथ से हम केदारनाथ की ओर आगे बढ़े तो लो बजट के बारे में एक बार फिर से बात करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली क्रिएटिविटी को पंख लग जाते हैं जब आपका बजट जो है कंस्ट्रेंट में होता है। तो हमारी जो कंस्ट्रेंट वाली जर्नी थी वो कंटिन्यूड रही। हम पैदल सोनप्रयाग से केदारनाथ की ओर चले। बस ने हमें सोनप्रयाग पे छोड़ दिया था और सोनप्रयाग पर एक चट्टी थी जिसपे टीन की छत पड़ी हुई थी। उसी में हमने अपनी रात गुजारी। सुबह सुबह हमें एक बाल्टी गर्म पानी मिला जिसमें हम तीनों ने नहा धो करके आगे बढ़ने का फैसला किया। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल चढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं होती। वहाँ से केदारनाथ पहुँचने में पूरे 2 दिन लगते थे। और आपको बताऊं, मेरा जो परफेक्ट कप था चाय का वो मुझे रामबाड़ा पे मिलना था। अफसोस, रामबाड़ा ही वो ऐसी जगह थी जो केदारनाथ त्रासदी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। पर उस वक्त रामबाड़ा बहुत खूबसूरत था। पर रामबाड़ा पहुँचने से पहले ही रास्ते में बहुत कुछ हुआ। तो भाई, जब तक आप अपनी चाय पी रहे हैं और मैं एक सांस ले रही हूँ और आपको केदारनाथ की खूबसूरत वादियों में ले चलने वाली हूँ, तब तक मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरा ये पॉडकास्ट जो है ना, आप सुन तो रहे हैं, मेरे सफर में आप मेरे साथ भी चल रहे हैं। पर अगर आपको मेरा सफर पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक जरूर करिए और आप अपनी रेटिंग भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ उसे शेयर भी करिए। मैं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा में आपको इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा के सारे एपिसोड्स एक एक करके सुना रही हूँ। मेरी बुक है ना, बस उसी को ऑडियो बुक बनाकर आप तक पहुँचा रही हूँ। देखिए, लोग हमेशा बद्रीनाथ से केदारनाथ ही जाते हैं, तो भाई हमको भी वहीं जाना था क्योंकि हमारी बस बद्रीनाथ से केदारनाथ जा रही थी। एक बार फिर से रुद्रप्रयाग हमारे रास्ते में पड़ा। हमारी बस ने चौक पर खड़े होकर के और पैसेंजर्स का इंतजार किया और हमने बहुत ही लालची नजरों से उस गेस्ट हाउस को देखा जिसमें हमारी बहुत ही खूबसूरत यादें कैद हो गई थी जब हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। इन केस आपने मेरा बद्रीनाथ वाला एपिसोड मिस किया हो ना, तो आपको मैं एक रिमाइंडर दे देती हूँ, आप उस एपिसोड को जरूर सुनना। हाल फिलहाल जब हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो हम इसी टूरिस्ट बंगलो में रुके थे और रात को नीचे उतरकर सीढ़ियों पर पहाड़ी म्यूजिक सुनते हुए, नदियों की गड़गड़ाहट को सुनते हुए हमने वहाँ पे रात गुजारी थी। वो अमेजिंग मेमोरी मेरे दिल में कैद हो चुकी थी। हम केदारनाथ लगभग 25 साल पहले गए थे और तब रास्ता बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था और बजट की कमी तो हमारे पास थी ही थी। इनफैक्ट इतनी कंस्ट्रेंट थी कि केदारनाथ में अपने लिए एक होटल तलाश करके उसमें रुकना हमारे लिए एक सपना सा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनप्रयाग में तो हम एक टीन की चट्टी के नीचे रुक गए थे। हालांकि जब हम उस चट्टी में रुके थे तो बाहर की हवाएं तो अलग संगीत गा रही थी और हमारी जो हड्डियां थी ना, वो कड़कड़ाते हुए कुछ अलग ही संगीत गा रही थी और हमारे दांत भी कुछ अलग ही धुन गुनगुना रहे थे। उस वक्त कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा था। उस वक्त रात सिर्फ भयानक लग रही थी। सुबह डेफिनेटली काफी बेहतर थी क्योंकि हमें गर्म पानी मिल चुका था। तो वापस आते हैं हम अपनी ट्रैकिंग पे जो हमने सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए शुरू करी। शाम हुई और हम रामबाड़ा पे रुक गए। हमारी जो चारपाई थी वो आग के आगे ही लगाई गई थी। एक चट्टी थी, उसी में हम रुके थे। सारे यात्री जितने भी थे, तकरीबन 20-25, उस चट्टी में ढेर सारी खटिया पड़ी हुई थी और हमारे लिए बीच में आग जलाई गई थी और हम वहीं पे आराम से लेट गए थे। हेवनली था माहौल। दरअसल हम इतने थके हुए थे कि हमारा दिमाग काम तो कर नहीं रहा था। हम इतनी जबरदस्त गहरी नींद में सोए कि क्या बताऊं, सुबह आँख खुली तो 8 बजे।
पर यही वो जगह है जहाँ मुझे अपना परफेक्ट कप्पा मिला। क्या रामबाड़ा के बारे में आपको एक और बात बता दूं? तब की बात है, कोई एमिनिटीज थी नहीं हमारे पास, तो हम बहुत ही खुले में फ्रेश हुए थे और फिसलते फिसलते हम वापस आए थे। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही यू टाइप का है, लेकिन ये सच था। मुझे ना रोना आ गया था। कभी कभी खूबसूरती का प्राइस बहुत ही जबरदस्त होता है, आई मीन दुखदाई होता है। रामबाड़ा के बाद अगली सुबह जब हम जगे, फ्रेश हुए, तो हम केदारनाथ की ओर रवाना हुए। हमने चढ़ना शुरू किया केदारनाथ की ओर। लगा जैसे समय रुक गया हो, ठहर गया हो। पहाड़ जो हमें घूर घूर के देख रहे थे ना चारों ओर से, एक पल को मुझे डर सा लगा। मुझे लगा इन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। और जो चोटियां थीं, वो मुझे देखकर जैसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही थीं कि मैं उनकी शांति भंग करने वहां क्या कर रही थी। अच्छा, अगर सच में सोचा जाए, अगर पहाड़ों को बोलने का मौका मिले, तो मुझे लगता है कि वो हम इंसानों से ये सवाल जरूर करेंगे कि भाई तुम लोग यहाँ आकर के हमारी शांति को भंग क्यों करते हो। एक तरफ तो कहते हो कि हम इतने सुंदर हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो। मुझे अफसोस तो हुआ। मैंने उस चोटी को हाथ हिला के कहा, सॉरी, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत ही शांति से अपने रास्ते तक पहुंच जाऊं। ये मेरा वादा था। मैंने मुस्कुरा कर उन चोटियों को देखा और आंखें झपका करके उनसे परमिशन मांगी। मैंने कहा, बस एक मौका दे दो सुंदरता देखने का। यकीन मानो, मैं आपकी सुंदरता को, आपकी प्राइवेसी बरकरार रखूंगी। और मैंने अपने वादे को निभाया। मैं बहुत ही शांति से मन ही मन ख्यालों में डूबी हुई अपनी ट्रैकिंग करती रही। और एक वक्त आया जब मुझे लगा कि उन चोटियों ने मुझे इजाजत दे दी है। एक और शाम, पहाड़ों की एक और शाम मुझसे रूबरू हुई। वो सिल्वर कलर की चोटियां, बिल्कुल नीला आसमान, उसमें कहीं बैगनी, कहीं हरा और कहीं ऑरेंज कलर ऐसे घुल मिल गया था कि एक अनोखा सा रंग आसमान में फैल गया था। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ देखिए और आंखों से पीजिए। ये कुछ ऐसा ही था। हर चीज को शब्द नहीं दिए जा सकते हैं। मैं उस वक्त निशब्द हो गई थी। हांफते कराहते हम किसी तरह से केदारनाथ पहुंच ही गए। धीमे धीमे अपने आप को किसी तरह से खींचते हुए जब हम केदारनाथ के फाइनल कर्व पे पहुंचे ना, तो जिस नजारे ने हमारा स्वागत किया, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, ग्लोरियस, डिवाइन, आप कितने शब्द दे दो, आप फिर भी उस चीज को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं। यू हैव टू बी देयर टू फील दैट। होना पड़ेगा आपको वहां पे, उस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो संतरी जैसे लाइन से बर्फीले पहाड़ है ना, जो केदारनाथ धाम की हमेशा रक्षा करते हैं, आप जब उन पे नजर डालोगे तो खुद ब खुद आपकी गर्दन जो है वो झुक जाएगी। प्रकृति के आगे आप झुक जाएंगे। आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। उसकी क्रिएशन से और बड़ा और मैजेस्टिक कुछ भी नहीं। मुझे उस पल एक और बात एहसास हुई कि जब ब्यूटी एक्सट्रीम में होती है ना, तो वो आपको डरा देती है। केदारनाथ पहली नजर में आपको डरा देता है। सांसें थम जाती हैं, आप अवाक रह जाते हो। शब्द आपका साथ नहीं देते हैं, इनफैक्ट दिमाग आपका साथ नहीं देता है। सिर्फ एक टक आप उसे देखते रह जाते हो। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात के वक्त जब हम केदारनाथ पहुंचे तो एक बंगाली धर्मशाला में हमें किसी तरह से एक गद्दा मिल गया और हम वहीं कोने में किनारे पड़े रहे। रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन सुबह जब वहां की खिड़की से बाहर देखा तो एक बार फिर से सफेद पहाड़ हमें ग्रीट कर रहे थे। पर उससे पहले मुझे आपको रात की खिचड़ी के बारे में बताना है। देखिए, बंगाली जो हैं वो खिचड़ी बहुत मन से खाते हैं और हम इतने थके हुए थे कि हम उस धर्मशाला में जब रात को पहुंचे खाने के वक्त में, तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट खिचड़ी ऑफर करी गई, पापड़ के साथ में, बिल्कुल खौलती हुई खिचड़ी। उस बर्फीली ठंड में जब हमने खाई ना, क्या बताऊं, मतलब पेट से जो दुआएं निकली ना, तो सीधे दिल तक चली गई, रूह तक पहुंच गई। हमने ना दिल ही दिल धन्यवाद दिया कि भाई कोई भी धर्मशाला हो,
हमारी रात अच्छी होने वाली थी और हमारा पेट भी बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड हो गया था। अगले दिन सुबह मैं दौड़ती हुई मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंची। हाथ में मेरे एक चाय का कप था और जब मैं मंदाकिनी नदी के किनारे हाथ में चाय का कप पकड़कर बैठी और मेरे पैर जब नम हरी घास को छू रहे थे तो मैंने केदारनाथ धाम की ओर देखा। I just fell in love with केदारनाथ धाम। दिल छोड़ दिया मैंने वहीं पे अपना। मेरी चाय से निकलती हुई जो हल्की खुशबू और भाप थी, उसने कहा मेरे कानों को छूते हुए, वादा करो खुद से कि एक बार फिर से तुम केदारनाथ धाम की ओर लौटोगी। मैंने भी मनी मन सोचा आऊंगी तो जरूर, लेकिन जब अगली बार आऊंगी तो इतने टाइट बजट में बिल्कुल नहीं आऊंगी। हाल फिलहाल के लिए तो हमारे पास अगले दिन रुकने के पैसे नहीं थे, तो फटाफट हमने धर्मशाला में अपना बैग पैक किया और हम दौड़ते हुए, यानी मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई, नीचे की ओर रवाना हो गए, गौरी कुंड की ओर, जहाँ पर हमारी बस हमारा इंतजार कर रही थी। एक बात बताऊं, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो ता जिंदगी आपकी यादों में खेलते रहते हैं। केदारनाथ का सफर बहुत कठिन था। हमारे होंठ नीले पड़ गए थे, हमारी स्किन जो थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का तो कहना ही क्या। पर कुछ भी कहिए, वो जर्नी अपने आप में लाजवाब थी, नायाब थी। एंड वंस अगेन इस चैप्टर के एंड में भी मुझे अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर वो बजट के सहारे रह गई होती, तो मुझे उस उम्र में केदारनाथ को देखने का मौका नहीं मिलता। और मैं ये यकीनन कह सकती हूँ कि आज की तारीख में अगर आप केदारनाथ जाएंगे ना, तो आप वो सुंदरता नहीं देखेंगे जो मैंने देखी थी आज से 25 साल पहले। बदल चुका है समय, लोग बदल गए हैं, पूरा स्ट्रक्चर भी बदल गया है। जो मैंने महसूस किया ना, वो प्योरिटी थी, वो सेरेनिटी थी। है, आज भी है केदारनाथ में। डिविनिटी है, सेरेनिटी है, स्प्लेंडर है, मैजेस्टी है। तो मेरी सलाह है कि एक बार केदारनाथ तो आपको जाना ही चाहिए। मेरा ये एपिसोड तो यही खत्म हो रहा है। आपको तो पता ही है कि वीरा ये पॉडकास्ट इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जो कि मेरा ट्रैवलॉग लिखा हुआ है, उसी के एक एक चैप्टर को यहाँ पर एक एक एपिसोड में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं दिल से ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जर्नी आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको ये जर्नी अच्छी लग रही है तो आप मेरे पॉडकास्ट को लाइक जरूर करिए, आप उसे सुनिए, फॉलो करिए, रेट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिए। भारत की सोल को हर एक तक पहुंचाने की सख्त जरूरत है। इस मुहिम का हिस्सा आप भी बनिए। अगले एपिसोड में मैं कहाँ जाने वाली हूँ, ये जानने के लिए आपको मेरा अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, ट्रैवलिंग प्लान करते रहिए। बाय।